वीर आला ऊदल की कहानी के एपिसोड 26 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वीराज चौहान संयोगता के निमंत्रण पर कन्नौज आ जाते हैं, जिनके साथ उनके बड़े भारी सुभट योद्धा, जिनमें संयमनी राय, महाकवि चंद्र बरदाई, हीरा सिंह, पारथ, गोविंदराज, संयमनी राय, चामुंडा राय, ऐसे महाभट योद्धाओं को लेकर के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से कन्नौज आ जाते हैं और जहां संयोगता का स्वयंवर हो रहा है उस मंडप में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि यहां राजकुमारी आने वाली है। सभी के वेश बदले हुए थे, कोई भी अपने मूल वेश में नहीं था, केवल एक चंद्रवरदाई अपने वास्तविक वेश में थे। और चंद्रवरदाई कवि थे, इसलिए सभी राजाओं के दरबारों में जा सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता था। संयोगता का इंतजार किया जा रहा है कि कब संयोगता आएगी। समस्त राजागण अपनी गर्दनों को ऊंचा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि राजकुमारी संयोगता कब आई। श्रोताओं, चार कहार संयोगता की डोली को लेकर के चलते हैं। संयोगता डोली में बैठी हुई है और उसकी सहेलियां गीत गाती हुई चली आ रही हैं और उसके साथ एक योद्धाओं का सुरक्षा घेरा, जो कि चारों ओर से संयोगता को घेर करके चल रहा है। किसी भी क्षण जो भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए तैयार सुसज्जित वीर योद्धाओं का एक दस्ता चला आ रहा है, जिसमें महाराज जयचंद के भ्राता रतिभान, उनके वीर सैनिक और सेनापति जिनका नाम हामा जामा वर्णित है, वो भी वहां आ पहुंचते हैं। अब देखिए, जब संयोगता का डोला और उस स्वयंवर मंडप में आया तो समस्त राजागण प्रसन्नता से झूम उठते हैं। राजाओं ने संयोगता के चेहरे की तरफ देखा तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। क्या सुंदरता थी, जिसका वर्णन सरस्वती, शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। इतनी अनुपम सौंदर्य से सुसज्जित राजकुमारी संयोगता का स्वयंवर हो रहा है और उसमें देश देश के राजा महाराजा विराजमान हैं। कोई राजा 30 वर्ष का है, कोई राजा 18 वर्ष का है, कोई राजा किसी देश का है और कोई राजा किसी देश का है। बामनों गढ़ों के नरेश उसमें विराजमान है और संयोगता के साथ उसकी सहेलियां चली आ रही हैं। विवाह मंडप में जब संयोगता आई और अपनी उस डोली से नीचे उतरी तो साथ में सहेलियों का एक झुंड, जिसका वर्णन कभी नहीं किया जा सकता, उनको साथ में लेकर के संयोगता विवाह मंडप में जब आगे बढ़ती है, संयोगता के हाथ में एक सुंदर पुष्पों से सुसज्जित वरमाला लगी हुई है और उस वरमाला को लेकर के संयोगता अपने लिए पति खोज रही है। समस्त कुर्सियों पर बैठे हुए, सिंहासनों पर विराजमान राजाओं के चेहराओं की तरफ संयोगता देखती है और देख करके आगे बढ़ जाती है, परंतु किसी भी राजा की गर्दन में वरमाला नहीं डाल रही है। राजा संयोगता को जब आगे बढ़ते देखते हैं तो सोचते हैं मेरे गले में वरमाला अवश्य डालेगी, परंतु देखिए श्रोताओं, संयोगता ने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। संयोगता तो पहले ही राजा पृथ्वीराज चौहान पर आसक्त हो गई थी, उससे प्रेम करने लग गई थी और वो खोज रही है दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान को, परंतु वहां पृथ्वीराज चौहान उसे दिखाई नहीं दे रहा है। संयोगता ने एक चक्कर लगाया और उसे कहीं भी महाराज पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दिए। समस्त राजागण महाराज जयचंद से कहने लगे कि राजन, क्या तुम्हारी ये पुत्री पागल हो गई है? इतने इतने बड़े बलवान, एक से एक सुंदर, एक से एक ताकतवर राजा इस सभा मंडप में बैठा हुआ है
और फिर भी तुम्हारी पुत्री ने इन सभी नरेशों को शर्मिंदा किया है, इन राजाओं का अपमान किया है। हे महाराज, आखिरकार तुम्हारी ये पुत्री क्या चाहती है? संयोगता ने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो पृथ्वीराज चौहान को खोज रही है और देखती है कि पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा दरवाजे पर बनी हुई है। संयोगता वहां से चलती है और अपनी बरमाला को ले जा करके देखती है कि यह पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा है और उसी प्रतिमा को बरमाला पहना दी जाती है। और जैसे ही प्रतिमा को बरमाला पहनाई तो राजा लोग तलवार खींच लेते हैं और कहने लगे, महाराज आपकी पुत्री किसी राजा के योग्य नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं दरवाजे पर खड़ी प्रतिमा को बरमाला पहना रही है। क्या ये बिल्कुल पगला गई है? इसकी मति मारी गई है। परंतु देखिए श्रोताओं, उस प्रतिमा के आसपास ही पृथ्वीराज चौहान के सशक्त योद्धा छुपे हुए थे और प्रतिमा में छुपा हुआ था स्वयं पृथ्वीराज चौहान। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के गले में बरमाला पड़ी, तैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया और प्रतिमा को तोड़ करके पृथ्वीराज चौहान बाहर आ जाते हैं। बाहर आए तो राजा गण पृथ्वीराज चौहान के चेहरे की तरफ देखने लगे। श्रोताओं, महाराज जयचंद को यह पता चला, जयचंद के सैनिकों को यह पता चला और उनका जो छोटा भाई था रतिभान, उसको यह पता चला तो आग बबूला हो जाते हैं कि दुष्ट पृथ्वीराज चौहान की इतनी हिम्मत, ये कन्नौज में बिना निमंत्रण के आ गया। इसको यहां से जीता नहीं जाना चाहिए, जीवित मत लौटने दो, इसे यहीं समाप्त कर दो। श्रोताओं, पृथ्वीराज चौहान के वीर साथी उस तरफ आगे बढ़े और चारों ओर से राजकुमारी संयोगिता का एक सुरक्षा घेरा बना लिया और संयोगिता को अपनी साथ एक दिव्य डोली जो लाए थे उस डोला में बैठा लिया गया और संयोगिता का डोला दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने उठवा लिया और घोषणा कर दी कि समस्त बामनगढ़ के राजाओं में से कोई भी राजा रणभूमि में आए और मेरा सामना करे। देखिए श्रोताओं, जब यह बात सुनी पृथ्वीराज चौहान की तो सबसे पहले महाराज परमाल, जो कि चंदेल नरेश थे, महोबा के राजा थे, चंदेले राय ने उनको ललकारा, कायर तू इस तरीके से यहां से डोला ले जाएगा, यहां से जिंदा नहीं जा सकता और अब तेरी मृत्यु वास्तव में नजदीक आ गई है। सुन के बातें पृथ्वीराज की, भामन खुशी चंदेला राय डोला मंगवायो संयोगन को सोरन खेतन दीन धराए। और जब चंदेल राय महाराज परमाल ने अपनी तेग उठाई तो उसके सामने दहला गए दिल्लीपति। पृथ्वीराज चौहान हिल गया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध का वर्णन करना संभव नहीं है। परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ बड़े बड़े वीर योद्धा थे, एक से एक बड़ा बलवान था। इसलिए महाराज परमाल को बहुत जल्दी ही पीछे हटना पड़ा और जब परमाल पीछे हटे तो फिर रतिभान, जो कि जयचंद के छोटे भाई थे, जीत खींच ले कन बजते आगे चाले, चौगुन तलब देवघर जाए, दे दे पानी रजपूतन को पृथ्वी सबको दीन जो जाए। पृथ्वीराज अपने राजपूतों को, पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजपूत वीरों को ललकारा और कहा कि वीरों, यह समय मरने का है, प्राणों से मोह छोड़ दो और यदि संयोगिता का डोला हम दिल्ली नहीं ले जा पाए तो फिर चौहानों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। श्रोताओं, जब यह स्थिति रतिभान ने देखी तो रतिभान आगे बढ़ते हैं। फिर मुकंद और रतिभान को मोर्चा पहरो दियो लगाए, दो बराबर के क्षत्रिय दो समर्धनी बलवान, खेसरोई लई मुकंद ने करके रामचंद्र को ध्यान। ये मुकंद है, ये पृथ्वीराज का एक वीर सैनिक है और बड़ा भारी युद्ध भूमि में लड़ने वाला योद्धा है। और जो रतिभान है वो महाराज जयचंद का छोटा भाई है। हन के मारा रतिभान को ठाकुर कीनो बार बचाव और ललकारा फिर मुकंद को
अब तुम खबरदार है जाओ, बार हमारी सो बच्यो ना, तुमका लावा काल बुलाए, ये कह मारा तरवारी को सो फिर परी ढाल पर जाए। बच गो ठाकुर दिल्ली वाला, जी कारिग लीन भगवान, सो फिर बोला रतिभान सो करके मने बड़ो अभिमान। मुकंद पर जब रतिभान ने अपनी तलवार का प्रहार किया तो उसकी जो ढाल थी वो कट जाती है, और फिर अहंकार करके मुकंद रतिभान से कहने लगा, कियो लड़ाई है लड़कंसों, कहूं न परा ज्वानते काम, समर के बैठो अब घोड़ा पर, तुमको पठा दूं यमधाम। खींच के मारा रतिभान को, सो लीन ढाल की बार, मुठिया रह गई कर मुकंद की, रन में टूट गिरी तलवार। गद्दी कट गई मखमल वाली और कट गई गेंद की ढाल, ऋषिया हैगा रतिभानता, दो नैन भय विकराल। देखिए श्रोताओं, जब मुकंद ने रतिभान को अपनी कटारी से मारने का प्रयास किया, पूरी शक्ति लगा करके तलवार का प्रहार किया, तो रतिभान के पास गैंडा की खाल की ढाल थी, और जैसे ही उस ढाल पर तलवार पड़ी तो तलवार टूट जाती है। और जब ये स्थिति रतिभान ने देखी, बड़ा वीर योद्धा था, लड़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसने अपने दोनों नेत्रों को लाल कर लिया, एंच सिरोई को कमर से मारा रतिभान बलवान, गिरा तड़ा का सिर धरती पर, मरगो तुरंत मुकंदा जवान। मरा मुकंदारन खेतन में, सुदत ठाकुर चला रिसाए। देखिए श्रोताओ, जब रतिभान ने क्रोध करके पूरी शक्ति से अपनी तेग का प्रहार मुकंदा पर किया, तो एक ही प्रहार से जो पृथ्वीराज का वीर सेनापति था मुकंदा, उसका सर धड़ से कट करके अलग हो गया। और मुकंद के मरते ही एक सुद्धत नाम का वीर योद्धा था, पृथ्वीराज चौहान के एक वीर सेनापति को मार दिया, तो फिर कन्नौज नरेश का एक वीर ठाकुर सुद्रत वो चलता है, आगे बढ़ता है। और उधर दहलीपति का एक वीर सेनापति हीर सिंह नाम था, वो हीर सिंह आगे बढ़ता है। और हीर सिंह और सुद्धत दोनों में युद्ध हो रहा है, जिनके युद्ध की गति का वर्णन शेष महेश भी नहीं कर सकते, जिनके युद्ध को संपूर्ण सेना देख रही है, ऐसे युद्ध को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिनकी तेगाओं की झनकार से पृथ्वी की तो क्या कहूं, अंतरिक्ष भी गुंजायमान हो रहा है। ऐसे वीर योद्धा सुद्रत और हीर सिंह रणभूमि में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। पर देखिए क्या होता है, सुन के बातें ये हीर सिंह की, सुद्रत भाला लीन उठाए, तक के मारा सो हीर सिंह के, ठाकुर ले गयो बार बचाए। खाली बार परी सुद्रत की, तब मन गयो सना को खाए, एंच स्रोई फिर कमर सो मारा हरि सिंह को जाए। जब भाला चूक जाता है तो सुद्दत ने अपनी कमर से सिरोई को खींचा, और सिरोई को खींच करके फिर हरि सिंह पर प्रहार किया। बच गया ठाकुर तब दिल्ली का, मन में कोप कीन अदकाए, खींच के मारी तलवारी तब सुद्रत गिरा भूम बहराए। देखिए श्रोताओं, जब सुद्दत ने हीर सिंह पर प्रहार किया तो हीर सिंह के कुछ नहीं हुआ, और उसका दाव लग जाता है अपने तेगा के एक ही प्रहार से, सुद्रत का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सुद्रत मरता है, सुद्रत के मरते ही मरगो ठाकुर जब कनवज को, आयो हमा जमा तब धाय। ये हमा जमा दो वीर सेनापति थे राजा जयचंद के, बड़े लड़ाके योद्धा थे। हमा जमा के तब मोर्चा पे गोविंद निरपत पहुंचो आए। ये गोविंद राज जो कि एक पृथ्वीराज का ही पुत्र था, ऐसा वर्णन इसका मिलता है। ये उसके मोर्चे पर आ जाता है, हमा जामा के पर, और उनमें एक भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। देखिए श्रोताओं, युद्ध का वर्णन कर पाना तो असंभव है, क्योंकि उस समय की स्थिति जब रणभूमि की बात करें तो अलग ही रही होगी। अब मैं आपको यहां से आगे का वर्णन अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। हमा जामा और गोविंद राज दोनों का युद्ध चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान डोला के साथ